दर्शकों नमस्कार। मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। फास्ट न्यूज इंडिया के हेल्थ टिप्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हेल्थ टिप्स प्रोग्राम को सुनकर के ही आपको महसूस हो जाता है कि ये हेल्थ से संबंधित प्रोग्राम है। आप सभी जानते हैं कि परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका इलाज कहाँ होगा। तो लोग अपने अनुभव के आधार पर आपको हॉस्पिटल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है किसी गलत हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे आपका पैसा भी नुकसान होता है और हेल्थ भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो आज हम पत्रकार साथियों लेकर के आए हैं बनारस का एक सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल, जिसका नाम है अथर्व मैटरनिटी एंड हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल वाराणसी के डॉक्टर कॉलोनी अमरा अखरी बाईपास पर मौजूद है और काफी अच्छा हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में आज हम बात करेंगे। इस हॉस्पिटल में हमारे डिस्ट्रिक्ट वीकली रिपोर्टर आशीष श्रीवास्तव जी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे डॉक्टर से हमारी मुलाकात हुई है। डॉक्टर रंजू चौरसिया हैं जो MSNIA जयपुर हैं और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो जानते हैं आप सभी लोगों की कि जब परिवार में किसी स्त्री की स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो खास तौर से आज यह जो है एपिसोड जो हमारी है हेल्थ टिप्स की जो एपिसोड है, ये खास तौर से उन महिलाओं के लिए है जो जिनको तरह तरह की बीमारियां होती रहती हैं। तो ये पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलते हैं सीधे हम अथर्व मैटरनिटी एंड हॉस्पिटल जो अमरा अखरी बाईपास पे मौजूद है। देखिए आशीष श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हम लोग फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम जो है एक शख्सियत के पास पहुंची है और शख्सियत हमारे साथ जो बैठी हुई हैं वो हैं डॉक्टर रंजू चौरसिया जी। अथर्व हॉस्पिटल एवं मैटरनिटी सेंटर है इनका, और इनसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से इलाज होता है और क्या क्या समस्याओं महिलाओं के साथ जो उत्पन्न होती है उस पर हम बात करेंगे। और एक चीज़ और मैं डॉक्टर साहब के विषय में बताना चाहूँगी, डॉक्टर साहब MS हैं और आयुर्वेद से भी इन्होंने किया हुआ है, तो यानी हमारे व्यूवर्स को दोनों लाभ मिलने वाले हैं। वो आयुर्वेद के भी मिलने वाले हैं और एक तरीके से एलोपैथ से भी मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ये अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर साहब अपना पूरा परिचय दें और जैसे हम लोग का कार्यक्रम शुरू होता है प्रश्नों का, वो हम लोग शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। मेरा नाम डॉक्टर रंजू कुमारी चौरसिया है। मैं यहाँ अखरी बाईपास पर हमारा एक सेटअप है, बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन एक छोटा सा सेटअप है जहाँ पर हम प्रसूति स्त्री रोग के लिए यहाँ पेशेंट को देखते हैं। और यहाँ ये जो एरिया है वो गांव का एरिया है थोड़ा, तो यहाँ पर बहुत ही गरीब पेशेंट आते हैं, बहुत गांव से मैक्सिमम गांव से ही पेशेंट यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे है कि जैसे इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट हैं और सब वाइट डिस्चार्ज के पेशेंट हैं, जिसको लोग नॉर्मल भाषा में सफ़ेद पानी जाना ऐसा बोलते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जैसे प्रसव के पेशेंट हैं जो कि आसपास जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से कुछ रेफ़र होकर के भी यहाँ आते हैं। डॉक्टर साहब पहला सवाल जो है कि ये सर्व पूरे ब्रह्मांड की चीज़ें हैं और एक स्त्री कहते हैं कि स्त्री अगर स्वस्थ है और पढ़ी लिखी है तो 7 पीढ़ी भी जो है स्वस्थ पढ़ी। तो जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है डॉक्टर साहब वो स्त्रियों के साथ आती है कि उनका एक तरीके से देखा जाए तो मैं डॉक्टर और वकील से ओपनली बात करते हैं, तो जो उनका माहवारी होता है वो अक्सर देखते हैं गड़बड़ होता है। और पहला सवाल, और दूसरा सवाल कि किस एज में, अब तो बहुत जल्दी एज में भी जो है उनके साथ पीरियड शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जानना चाहते हैं कि किस एज में लड़कियां अब जो है पीरियड से जो समस्याओं से या ये कहे ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार से वो रूबरू होती है। आपने पहला को सवाल ये पूछा था कि स्त्रियां जो हैं अगर पढ़ी लिखी हों तो घर को पूरा संभालना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें स्त्रियों पर, क्योंकि पहली जो टीचर होती है वो माँ ही होती है। और माँ अगर स्वस्थ न रहे तो घर का पूरा माहौल, घर का खान पान, ये सब भी बहुत ही गड़बड़ हो जाता है।
तो यहाँ ये जैसे जब माहवारी शुरू होती है तो आजकल तो सही में बहुत जल्दी शुरू होने लगी है, कुछ कुछ केस में तो बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है। इसका मेन कारण हम ये देख रहे हैं कि आजकल का जो खान पान है वो काफ़ी मतलब पहले के खान पान से बहुत अंतर हो गया है। पहले लोग जो नेचर से ज़्यादा ही क्लोज थे, लेकिन अब क्या है वो नेचर से दूर हो गए हैं। फास्ट फूड और इधर बाज़ार की कुछ चीज़ें सब खाने की आदत लोगों को पड़ गई। इवन गाँव में भी देखा जाए तो गाँव में भी ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मुझे तो लगता है जैसे शहरों में एजुकेशन का एक स्टेटस अलग है और गाँव में अलग है। तो शहरों में जो खान पान का है वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने नेचर की तरफ जाने का, लेकिन गाँव के में जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं वो बाहर के खाने को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और खा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो नॉर्मल माहवारी का टाइम है 12 से 13 साल का जो पीरियड है, एक रेंज मान ले तो 12 से 14 साल का पीरियड है, अब उससे पहले ही माहवारी स्टार्ट हो जा रही है। तो मैडम क्या ये स्वास्थ्य को लेके प्रभावित करता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 16 साल हमारे पुराणों में और जनरेशन में 16 साल मान लिया जाता था। कोई भी अगर पौराणिक कथा भी सुनेंगे तो 16 साल की राजकुमारी होती थी वो। तो क्या मान लिया जाए कि ये कुछ स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव डालता है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि स्वास्थ्य पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा। मैम जैसे कि आपने बताया मुझे कि अब 12, 14, 13 साल में आ जाता है, तो जो ये जी हाँ, इससे पहले आ जाता है। टाइम जो था वो था 12-14 साल के बीच में आता था, लेकिन अब क्या है देखा जा रहा है काफ़ी पेशेंट में, मैंने भी खुद ही अपनी ओपीडी में भी देखा है। अभी कुछ दिन पहले, मुझे लगा 1 दिन 2 दिन पहले की बात है, 12 साल 10 या 12 साल के बीच की लड़की थी। उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो गए थे और पेन हो रहा था उसको बहुत ज़्यादा। तो उसके पेरेंट काफ़ी एंक्सस थे कि क्यों, मतलब क्या हो रहा है, दे डोंट नो कि उनको हो क्या रहा है अपने उनकी बच्ची को। तो बहुत ही परेशान होकर आए थे कि मैडम इनको क्या हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप इसके लिए परेशान मत होइए, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है अभी। तो वो खुद ही हैरान थे कि इतनी जल्दी, ये तो बहुत छोटी है, हाइट भी नहीं बढ़ी है, तो काफ़ी परेशान थे। तो मैडम इसी से एक सवाल ये निकलता है कि अगर मान लीजिए कि 16 साल का हम रेंज मान लिया जाए, जो काफ़ी आइडियल एज भी है, तो इससे पहले होना वो क्या लड़कियों पे इसका विपरीत प्रभाव डालता है, या फिर आगे चल के जब ये मोनोपॉज वाली स्थिति में आती हैं तब इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है? ऐसा कोई इस पे स्टडी नहीं हुई है कि कोई प्रभाव है कि हाँ, ये ज़रूर है कि अगर लड़कियों को पहले पीरियड आ जा रहा है तो वो थोड़ी छोटी है ना, तो उनको मैनेज करना, खुद से मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये तो डिफ़िकल्टी तो उनको फेस करना पड़ता है। स्कूल में कब आ जाए या कहीं चल रहे हैं तो कब आ जाए। जो हमारा समाज है अभी इतना ज़्यादा जागरूक नहीं हुआ है कि उस चीज़ को अभी मतलब खुलेआम कोई एक्सपोज कर सकते। तो बच्चियां हैं, अभी छोटी हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। बाकी हेल्थ वाइज तो कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ हेल्थ वाइज उनको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन पहले होना तो परेशानी तो है ही। जी जी बिल्कुल। इसी से अगर देखा जाए मैडम, तो जैसे कि कुछ जो होती है वो साफ सफाई या अपने शरीर को साफ न रखना, ये भी इस पे इफेक्ट डालता होगा। बिल्कुल, बच्चियां अगर छोटी हैं तो खुद से नहाना धोना भी तो बहुत मुश्किल होता है। मदर के ऊपर डिपेंड रहती हैं या घर पे किसी के ऊपर डिपेंड रहती हैं, तो उनको बताना, जल्दी एजुकेट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वो अभी समझ नहीं पाएंगी। जब तक उनको आएगा नहीं तब तक समझना बहुत मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे पेरेंट्स को ये चाहिए कि उनको धीरे धीरे एजुकेट करना शुरू करें, ताकि जब भी आए तो वो फुल प्रिपेयर रहें कि हाँ, पीरियड आएगा और वो नॉर्मल फिनोमिना है। भगवान ने उनको ये गिफ्ट दिया है जिससे कि आगे चल करके वो जब मैरिज होगी तो फिर बच्चे, जैसे उनकी माँ ने बच्चे पैदा किए, जैसे वो पैदा हुई हैं, वैसे वो किसी और की भी जननी बन सकती है। एक बहुत बहुत अच्छा आपने जवाब दिया मैडम कि ये जो पेरेंट्स होते हैं, इन पेरेंट्स लोगों को अगर मैं एज ए केवल आपसे पूछ रहा हूँ एज ए डॉक्टर, अगर मैं कहूँ तो इस पेरेंट्स को खास तौर से माँ, क्योंकि फादर तो बात नहीं कर सकता, मेरे पास भी 2 बच्चियाँ हैं, मैं तो बात नहीं कर सकता, तो माँ को कब से अपने बच्चों को ये मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देना, तो खास तौर से माँ, क्योंकि फादर तो बात नहीं कर सकता, मेरे पास भी 2 बच्चियाँ हैं, मैं तो बात नहीं कर सकता, तो माँ को कब से अपने बच्चों को ये मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए? अभी तो और उसका तरीका क्या होना चाहिए? उसका तरीका बिल्कुल यहाँ ये है कि छोटे बच्चों को सबसे पहले तो मुझे लगता है कुछ विजुअल उनको दिखाना चाहिए कि ऐसे, जैसे स्कूल में भी आजकल एजुकेट करते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में तो काफ़ी एजुकेशन मैंने देखा है कि हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, लड़कों को भी एजुकेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को ही, ताकि वो जो डिफरेंस है ना वो चीज़ ख़त्म हो।
तो उसको ये ना लगे बच्चों में कि हाँ लड़कियों को होता है तो ये क्या हो गया, अचानक से क्यों हो गया। तो ऐसे जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय तो बहुत ही अच्छी कंडीशन नहीं थी, तो बहुत ही छुपा छुपा करके किया, अगर स्कूल में पीरियड आ जाए तो बहुत ही परेशानी होती थी। तो यहाँ क्या है, माँ खासकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिता नहीं बता सकते, पिता भी बता सकते हैं, पर बताने का जो तरीका होना चाहिए, मुझे लगता है आजकल ऑडियो और विजुअल ये दो माध्यम हैं जिससे कि बच्चों को धीरे धीरे करके एजुकेट कर सकते हैं। जैसे हम पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो उस तरह इनको उनको अपने हेल्थ के बारे में भी या फिर उनकी जो महामारी के विषय में भी उनको ऐसे करके धीरे धीरे समझाना चाहिए। जैसे कुछ दिखा दिया, बता दिया, क्वेश्चन आएंगे ही बच्चों के माइंड में, वो पूछेंगे कि माँ ये क्या है। तो माँ या पापा कोई भी हो, इसमें ये मैटर नहीं करता कि पापा नहीं बात कर सकते और माँ ही इस विषय पे बात कर सकती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें उस डिफरेंस को मिटाना है और हमें उस पर अपना ब्रॉड माइंड करना है। ये नहीं कि वो चीज़ें खराब है, वो चीज़ें बिल्कुल खराब नहीं है, वो तो बहुत ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो कि लड़कियों को मिली हुई। आप देख रहे हैं डॉक्टर चौरसिया को, रंजू चौरसिया जी को, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ है। और अपने व्यूवर्स कहना चाहूँगा कि इनकी सलाह को फॉलो करें। और इन्होंने बहुत बड़ी चीज़ बताई है कि किस तरीके से घर में बच्चों को, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको कैसे गवर्न करना है और कैसे इस विषय पर सब्जेक्ट पे लाना है, वो भी बता रहे हैं। हम आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। मैडम थोड़ा सा मतलब में आते हैं। एक कॉमन बीमारी है जो कि बहुत सी महिलाएं, सबसे बड़ी बात है कि जो कि आज शहरी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि शहरी बेल्ट में तो अब डेवलपमेंट, गवर्न और जागरूकता के अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन गांव में आज भी हमारी मानसिकता भी 19वीं सदी की है। तो वहाँ पे आज भी ये सब चीज़ें बड़ी छुपा के रखी जाती है या इस तरीके की। तो मैडम जो इसके साथ जो एक धारणा है, जो मैंने देखा है, मैंने इसको महसूस भी किया है कि जो 3 से 5 दिन का जो समय होता है, क्या यह इन्फेक्टेड युक्त होता है कि जैसे कि दूध नहीं छूना, ये चीज़ें मैंने देखा है। दूध नहीं छूना या फिर किचन में नहीं जाना या इस तरीके, क्योंकि हमने नेपाल भी मैं गया था तो वहाँ पे भी एक अलग तरीके का माहौल हो जाता था। मैं नेपाल गया था टूर पे, वहाँ पे तो मैंने देखा था। तो ये मुझे लगता है ये पहले के जो लोगों ने बनाया ऐसा, वो इसलिए नहीं बनाया कि कुछ छू देगा तो वो चीज़ खराब हो जाएगा। जैसे बहुत सारे गांव में तो ये है ना कि अचार को छू नहीं सकते, अचार छू देंगे तो अचार खराब हो गया, कि ऐसे दादी लोग ऐसे बोला करती थी, बेटा अचार नहीं छूना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे लगता है कि पहले जो लोगों ने बनाया होगा वो औरतों को और लड़कियों को आराम देने के लिए बनाया होगा, ताकि वो उस टाइम में थोड़ा सा रेस्ट कर लें। जैसे फिजिकल एक्टिविटी हम भी मना करते हैं, जैसे पीरियड है तो ज़्यादा मतलब फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा कम रखिए, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से थोड़ा फ्लो बढ़ जाता है, ये होता है। तो उस टाइम में बहुत सारी औरतों को बैक पेन भी होता है, बहुत सारी बच्चियों को बहुत पेन भी होता है। तो ये सब दर्द को थोड़ा सहने की, मतलब अगर वो रेस्ट करेंगे तो थोड़ा उसको, लेकिन फिर धीरे धीरे उस मेंटलिटी को पता नहीं कहाँ वो छुप गया, और जो दूसरी मेंटलिटी है जो मतलब उसके लिए जो निगेटिव चीज़ें थी वो आगे बढ़ गई। मुझे तो मतलब मेरे अनुसार तो मुझे यही लगता है कि यही हुआ होगा, लेकिन लोग पॉजिटिव चीज़ों को तो जल्दी ध्यान नहीं देते, जो निगेटिव चीज़ें होती है वो जल्दी, अब किसी को पीरियड आता है तो किचन में नहीं जाने देते। तो ये सब चीज़ें हाँ भ्रांति हैं, ये और कुछ नहीं। मैडम इससे संबंधित एक लास्ट सवाल, क्योंकि ये पूरे, हमको लगता है कि पूरे जहाँ तक हम लोग, पूरा विश्व है वहाँ सब कुछ ये चीज़ें हैं। तो मैडम कितना ml ब्लड अगर जा रहा है तो ये स्वस्थ है? क्योंकि हम एक कैंप किए हुए थे, वहाँ पे इस चीज़ पे चल रही थी, सेमिनार थी सीएम का, वहाँ पे हमने किया था, क्योंकि वो बांटा जा रहा था सैनिटरी पैड, तो उस पर बताया था। तो कितने ml तक अगर जा रहा है तो ये एक नॉर्मल है, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर अमाउंट भी अगर बढ़ता है तो भी मतलब बॉडी से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर 50 से 90 ml के बीच में है तो, लेकिन कोई वो नापने तो जाता नहीं कि कितना 50 ml है या 90 ml है, लेकिन वो नंबर ऑफ पैड्स जो हम पेशेंट को बताते हैं कि अगर इतने पैड से ज़्यादा होते हैं, अगर वो दिन भर में 5-6 पैड यूज़ कर रही है तो इसका मतलब उसको ऑब्वियसली ज़्यादा ब्लीडिंग है। 2-3 पैड नॉर्मल है। तो वही है कि अगर अमाउंट में देखा जाए, जो कैलकुलेशन साइंस जिसे वो कैलकुलेट करके बताया कि वो 50 से लेकर 90 ml तक नॉर्मल, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे सवाल पे आते हैं। मैडम ये एक जो स्त्रियों में कॉमन एक और बीमारी है, उसको कहते हैं श्वेत रक्त प्रदत्त, इस तरीके से। हाँ, श्वेत प्रदत्त, तो उसको हम एक तरह से अगर मेडिकल की भाषा में बोलते तो लिकोरिया। ये क्या है और ये किन अंगों को प्रभावित करता है?
लिकोरिया तो है एक, हम एक सिंगल बीमारी नहीं कह सकते लिकोरिया को। ये एक सिम्टम है, ज़रूर है लिकोरिया। कि बहुत सारे बीमारियों में ये मिलता है लिकोरिया। जैसे कि अगर विजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो इस तरीके से हाँ स्वेट प्रदाह, तो उसको हम एक तरह से अगर मेडिकल की भाषा में बोलते तो लिकोरिया ये क्या है और ये किन अंगों को प्रभावित करता है? लिकोरिया तो है एक, हम एक सिंगल बीमारी नहीं कह सकते लिकोरिया को। ये एक सिम्टम है, ज़रूर है लिकोरिया। कि बहुत सारे बीमारियों में ये मिलता है लिकोरिया। जैसे कि अगर विजाइना में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो कि संपर्क के दौरान हो जाते हैं या फिर अनहाइजेनिक हैबिट फॉलो करने से हो जाते हैं। तो इसी वजह से अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको लोग ऐसे ही कि बता देते हैं कि ये लिकोरिया हो रहा है। गाँव में भी सबको पता है कि ये लिकोरिया है, कि ये लिकोरिया हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्फेक्शन के दौरान ही लिकोरिया होता है, कभी कभी वीकनेस की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज आता है वो। लेकिन डिस्चार्ज का जो अमाउंट, कलर और उसका स्मेल ये बताता है कि उसमें इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन नहीं है। बाकी कुछ ब्लड टेस्ट बताते हैं कि हाँ ये जो लिकोरिया हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और एक और चीज़ है जैसे कि सर्वाइकल कॉज। सर्वाइकल मतलब बच्चेदानी का हम मुंह कहते हैं, बच्चेदानी का जो माउथ होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स पे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे इरोजन हो गया, जिसको हम हिंदी में तो मैं एग्जैक्टली उसको नहीं बता पाऊंगी क्या है वो, लेकिन वो सर्वाइकल इरोजन उस पर एक घाव टाइप का बन जाता है, जिसका जो सर्विक्स के जो नॉर्मल सेल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो वो चेंज होने की वजह से उससे सिक्रीशन बढ़ने लगता है। सिक्रीशन बढ़ता है तो पहले सिक्रीशन बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उस पर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। अगर उसमें इन्फेक्शन शुरू हो गया तो और भी सिक्रीशन बढ़ने लगते हैं और उसमें बदबू या बहुत सारे ऐसे फंगल इन्फेक्शन हो गए तो उसमें वाइट टाइप का दही जैसे जमा जमा वो सब निकलने लगता है। तो ये सब टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये क्यों 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 हो रहा है और क्या हो रहा है। और वही मैं कह रही हूँ कि लिकोरिया जो है वो सिर्फ एक मतलब सिम्टम है, लेकिन ये नहीं कि वो एक बीमारी है। वो कई सारी बीमारियों में मिल सकता है। मैडम ये चीज़ें अगर हम देखें तो आज के परिवेश में जो कि सबका खान पान, रहन सहन सब कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया है, तो क्या इसको हम अब यहाँ पे हम लोग का जो उद्देश्य है इसको हम किस सलाह के या किस तरीके से अपने लिकोरिया को या फिर जो आपने बताया श्वेत रक्त को किस तरीके से रोक सकते हैं और क्या पोजीशन ऐसी होनी चाहिए हुई है या पेशेंट के साथ हो रही है कि वो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करें? जैसे लिकोरिया का ही आपने लिया है कि लिकोरिया हो रहा है तो उसको पता चलने लगेगा कि जो नॉर्मल सिक्रेशन है उससे एकदम ड्राई भी नहीं होना चाहिए। विजाइना थोड़ी सी सिक्रेशन तो प्रोड्यूस करती ही है। हाँ, तो उसमें सिम्टम्स शुरू होने लगा। खासकर फीमेल जो है वो खट्टे और अचार पे ज़्यादा जोर देती हैं, तो वो सब चीज़ें उनको स्टॉप करना चाहिए। ज़्यादा जो मसाले वाली चीज़ें हैं वो बंद करनी चाहिए और अपनी हाइजीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हाइजीन है वो अगर विजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ है उसमें तो ऐसे ही गड़बड़ हुआ है, और अगर उस पर भी आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो उस पर इन्फेक्शन होने के बहुत चांस होते हैं। तो हाइजीन अगर मेंटेन करती है कोई भी पेशेंट तो उसको ये विजाइनल सिक्रेशन या विजाइना से रिलेटेड या सर्विक्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। इसी से संबंधित एक सवाल है कि क्या इसका कहीं ना कहीं कुछ जो भी इसके जो इन्फेक्शन हो वो बच्चेदानी कैंसर के लिए भी कुछ इसका वो मतलब प्रभाव रहता है या सहायक हो जाता है? और दूसरा सवाल ये मैडम कि बच्चेदानी कैंसर क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और किन परिस्थितियों में बच्चेदानी को निकाल दिया जाता है? अभी आपने पूछा कि जो श्वेत प्रदर है वो बच्चेदानी के कैंसर में भी मिलता है क्या? मिल सकता है। श्वेत प्रदर के साथ साथ उसमें कुछ सिक्रीशन जैसे ब्लड मिक्स सिक्रीशन स्टार्ट हो जाते हैं। और बच्चेदानी का जो कैंसर है वो जैसे कई तरह के बच्चेदानी में कैंसर होते हैं। एक तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, बच्चेदानी की झिल्ली का कैंसर होता है, और फिर बच्चेदानी से रिलेटेड ओवरी हुआ उसमें कुछ कैंसर हो सकता है। तो इसमें जितने पार्ट्स हैं उसके अलग अलग कैंसर हो सकते हैं। और या तो फिर कहीं से मेटास्टेसिस हुआ हो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है बच्चेदानी में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बताया था सर्वाइकल इरोजन, क्योंकि एक सर्विक्स की एक लेयर होती है जो कि खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी एक हेल्दी नॉर्मल एक लेयर होती है।
अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है या उसको डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उस पे इन्फेक्शन बार बार अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो, वायरल हो। पर जो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है वो एक वायरस से होता है जो कि उसको इन्फेक्ट कर देता है। HPV वायरस जिसको हम कहते हैं वो उसको इन्फेक्ट करता है और उसमें इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल वहाँ बढ़ने लगते हैं। और इधर जो गाँव वाला एरिया है इसमें बच्चेदानी का कैंसर के जो रेट हैं, मुझे लग रहा है इधर 4-5 सालों में बहुत बढ़े हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसमें वही, अब गाँव में अगर एजुकेशन नहीं होगा, अगर वो उन्हें नहीं बताया जाएगा कि कैसे अपने नीचे के अंग को साफ सफाई रखनी है, तो वो भी एक कारण हो सकते हैं आगे चल के कैंसर में चेंज होने का। तो जब भी श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर की पेशेंट आती है तो कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसको प्रॉपर आप उसका एग्जामिनेशन करिए। कुछ पैप स्मीयर टाइप के रिपोर्ट होते हैं जिनको अगर किसी को इरोजन है, सर्वाइकल इरोजन, तो उनको कंटिन्यूअसली एक अफोर्ड कर सकता है। जो नहीं पेशेंट अफोर्ड कर सकती है उसमें क्या है, अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद पानी जा रहा है और बहुत ही वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पेशेंट की ख़राब है, तो हम उसको एडवाइस कर देते हैं कि आप, अगर एज हो गई है 40 प्लस 45 प्लस चली गई है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप बच्चेदानी मत रखिए, उसको निकलवा दीजिए। क्योंकि आगे आप इस पे मतलब एक हाथी पालने जैसा काम हो जाएगा। अगर जिसको बच्चेदानी की ज़रूरत है वो उसको रखे तो ठीक है, तो उसको बच्चा पैदा करना है तो इसलिए बच्चेदानी की ज़रूरत है। लेकिन जिसको नहीं ज़रूरत हो, जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उसको सर्वाइकल इरोजन या फिर आगे भी उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं सर्विक्स में, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप इसको रखिए नहीं, इसको निकलवा दीजिए। मैडम, क्या क्या इससे जो ये हमारा जो कैंसर हो रहा है, क्या इससे ब्रेस्ट कैंसर का भी कुछ ताल्लुक है कि जिसके वजह से वो क्योंकि जब शरीर में कोई अंग है तो पूरे शरीर को ही प्रभावित करेगा, तो क्या इससे कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो कि ऑर्गन्स हैं जो कि वो प्रभावित हो रहे हैं और न चाहते हुए भी उस पीड़िता की वजह को जो है प्रॉब्लम हो रही है और उसको ब्रेस्ट की प्रॉब्लम या किसी और भी किडनी या जितने भी ऑर्गन्स हैं उससे प्रभावित होते हैं? नहीं, अगर कैंसर अगर बहुत बढ़ रहा है, मेटास्टेसिस हो रही है, तो वो कहीं भी मेटास्टेसिस हो सकती है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर से वो ब्रेस्ट में पहुंचना अभी बहुत दूर की बात हो जाती है। उसमें मेटास्टेसिस अंदर के बहुत सारे ऑर्गन, जो भी आसपास ऑर्गन हैं, जैसे ब्लडर हो गया, बॉवल हो गया, पीछे बॉवल होता है, वो पूरा वो इनफैक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। क्योंकि वो आगे की, जैसे कैंसर है क्या, वो फैलता रहता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ब्रेन में जा सकता है, कहीं भी वो जा सकता है। लेकिन थोड़ा ब्रेस्ट में तुरंत जाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही लेट, तब तक तो वो बहुत सारे ऑर्गन को नीचे ही इन्फेक्ट कर चुका होता है कि उसको ऊपर जाने का। इसका कारण, इसका ये सवाल पूछने के कारण था क्योंकि एक अभी अजय सर के पास ही मैं सवाल पूछा था वो कि मैडम उसको माउथ कैंसर हुआ था और सब कुछ ठीक हो गया 6 महीने, लेकिन उसको फिर चेस्ट कैंसर हो गया। कैंसर तो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक वहाँ से इन्वॉल्व है, तो वो जल्दी ही वो ट्रांसप्लांट मतलब ट्रांसमिट हो सकता है। ब्लड से भी होता है, ब्लड से भी ट्रांसमिट, सेल्स अगर वहाँ से निकल के कहीं और जाके इम्प्लांट हो जाते हैं तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। माउथ कैंसर में तो इनफैक्ट ऐसे पेशेंट को भी, मेरे मोनी है स्कूल के टीचर, उनके फादर को हुआ था, तो उनमें क्या है कि वो पूरा ये ऑर्गन, ये पूरा ये सब ऑपरेट होके पूरा एकदम खाली हो गया था। बहुत ही डेंजरस कंडीशन। इससे संबंधित लास्ट सवाल मैडम, मोनोपॉज की स्थिति क्या है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये एकदम समझ लीजिए कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे कि पीरियड्स में कोई ध्यान नहीं देता। क्वेश्चन तो कर लेते हैं, टीवी में भी आता है कि मतलब ये लेना चाहिए विस्पर और ये तरह के, लेकिन जो समाप्ति है जो कि एकदम फ्रीडम वाली चीज़ है उस पर कोई बात नहीं करता। ये क्या है मैडम, और ये किस तरीके से बॉडी को पुनः जो है प्रभावित करता है या स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है? मेनोपॉज का मतलब होता है महीने का समाप्त हो जाना। औरतों की एक ऐसी एज आती है जबकि उनका महीना बंद हो जाता है, आगे उनकी प्रजनन शक्ति खत्म हो जाती है। वो जो मेनोपॉज का टाइम चलता है उसमें क्या है, कभी उनको इरेगुलरिटी हो सकती है ब्लीडिंग की बार बार, या फिर कभी 6 महीने पे आया फिर नहीं आया, ऐसे करके 2-3 महीने तक नहीं आया। तो ये जो मेनोपॉज का टाइम होता है, मेनोपॉज के बाद मतलब मेनोपॉज हो गया उसके बाद का जो टाइम है वो महिलाओं के लिए बहुत ही मतलब बोला जाए कि एक तरह से थोड़ा पेनफुल होता है, मतलब बोला जाए कि एक तरह से थोड़ा पेनफुल होता है, क्यों कष्टकारी होता है, क्योंकि
मेनोपॉज के पहले बॉडी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो फीमेल बॉडी को बनाते हैं। फीमेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे हार्मोन से मेंटेन होता है। जैसे फीमेल बॉडी को आप देखेंगे तो उनमें थोड़ी सी फ्लवीनेस होती है, वो अलग से ही पहचान में आता है कि ये फीमेल बॉडी। आपको देखते ही आप फेस भी देख लोगे तो भी बता दोगे, अगर बॉय कट भी करा लिया है तो भी आप बता दोगे कि वो फीमेल है, क्योंकि उसमें उसमें हार्मोन एक बॉडी में होता है जो कि वो आपको एकदम बता देगा कि हाँ कि आपकी जो सॉफ्टनेस है एकदम अलग है। तो भगवान ये दो चीज़ें बनाई इसलिए हैं कि मेल का काम अलग है, फीमेल का काम अलग है। वो चीज़ें भगवान ने एकदम सोच के बनाई है। तो मेनोपॉज के बाद पूरे हार्मोन एकदम शट डाउन हो जाते हैं। ओवरी एकदम काम करना, ओवरी नहीं काम करती, एंडोमेट्रियम में कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से ब्रेन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सब सिक्रीशंस आते हैं वो सब भी अब उनका नीचे काम नहीं है, तो इसलिए वहाँ से भी स्टॉप हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो हार्मोन का नीचे एकदम लो लेवल पे गिरना होता है तो बॉडी में बहुत सारी कमजोरियाँ आ जाती हैं। जैसे कैल्शियम की कमी होने लगती है, बोन में जो कैल्शियम डिपॉजिट होते हैं वो कम होने लगते हैं, जिससे कि थोड़ा बुढ़ापा जल्दी आने का चांस हो जाता है। जैसे कि महिलाएं झुक जाती हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आने लगता है कि हाँ इनको मेनोपॉज हो गया है, ऐसा लगने लगता है। मतलब वो स्ट्रेंथ नहीं रहती हड्डियों में जो कि पहले जो कहें जो यंग पीरियड में जो जैसा कंडीशन होता है। तो इसमें ध्यान यही रखना है महिलाओं को कि अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात कि दूध पिए, दूध ज़रूरी है, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और मेंटल स्टेटस को सही रखने के लिए योगा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें महिलाओं का जो इमोशन है वो भी बहुत वेरी करता है। इमोशन भी कंट्रोल नहीं होता, कभी बहुत गुस्सा आ जाती है, कभी अचानक से रात में सोए सोए बहुत पसीना निकलने लगता है, नींद नहीं आती है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है मेनोपॉज में। क्या इस विषय में भी क्या स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिल लेना हाँ चाहिए? बिल्कुल, अगर कुछ चीज़ों से परेशानी हो रही है, जैसे रात में नींद नहीं आ रही है पेशेंट को, या रात में बहुत पसीना निकलने लग रहा है, अचानक से उठ जा रहे हैं, घबराहट होने लग रही है, तो ऐसे कंडीशन में भी उनको आकर के स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए मरीजों को। तो उसमें क्या है, कुछ सप्लीमेंटेशन होते हैं जो हम देते हैं मरीजों को। अलग अलग एज पे अलग अलग सप्लीमेंटेशन होता है। जैसे 40 से 50 के लिए अलग है, 50 से 60 के लिए अलग है, 60 से 70 के लिए अलग है। तो वो अलग अलग सप्लीमेंट देते हैं, तो उस सप्लीमेंट से थोड़ा मेंटेन करके रखता है। बाकी उनका खान पान अच्छा होना चाहिए। लास्ट में खान पान बहुत अच्छा करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हड्डियाँ जल्दी कमज़ोर हो जाएंगी। बैक पेन इसलिए बहुत ज़्यादा फीमेल में कॉमन हो जाता है। इसकी आइडियल एज क्या है मैडम? जैसे कि अगर हम 40 हाँ 45 से 50 हम मानते हैं इसको। 45 से 50 के बीच में नहीं थे, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा ही अर्ली मेनोपॉज होने लग रहा है, क्योंकि एक तो लेट मैरिज भी हो रही है और स्ट्रेस भी बहुत होता है पेशेंट में आजकल, तो उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा मैडम, इस पे एक चीज़ें बन रही हैं कि अगर मान लीजिए कि 45 से पहले अगर 35 36 35 37 मान लिया, तो क्या मोनोपॉज की स्थिति आ चुकी है, तो क्या उस दरमियान मेडिकल साइंस के द्वारा, स्त्री रोग विशेषज्ञों के द्वारा, जो भी आप लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई की, क्या उनको पुनः जो है ये चीज़ें कर सकती है, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बढ़ा सकती है कि संतानोत्पत्ति हो सके? ऐसी चांसेस है? मेनोपॉज के बाद तो बहुत मुश्किल होता है। मेनोपॉज के बाद नॉर्मल तरीके से तो संतान उत्पन्न नहीं हो सकता नॉर्मल तरीके से। तो आप उसके लिए आपको अब आईवीएफ एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा, हो सकता है उसमें वो कुछ सपोर्ट कर सके। इस पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आईवीएफ के विषय में। ये चीज़ें जानना हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने स्वयं बताया है कि अब अर्ली हो जा रही है, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे कह सकते हैं नवविवाहित जोड़े हैं जो कि अब तो हर, हमको लगता है तीसरा व्यक्ति जो है इससे पीड़ित है मैडम, अब जो भी कारण हो इसके, तो सब हाँ इन उसका है। तो मैडम सबसे पहले बात डॉक्टर साहब ये जानना चाहिए कि ये आईवीएफ क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? अभी भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। अभी हमारे जो सहयोगी संदीप पटेल जी हैं वो भी हमसे पूछ रहे थे कि ये काम कैसे करता है, तो हम कहे कि अब बात ही कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग सीधा जान लेंगे। अभी आजकल के समय में इनफर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ गया है। इनफर्टिलिटी या तो वो मेल में हो सकता है या तो फीमेल में हो सकता है, या दोनों में भी मिलता है, कभी कभी दोनों कपल में मिलता है। ऐसे कंडीशन में नॉर्मल तरीके से कंसीव करना, नॉर्मल तरीके से संतान को उत्पन्न करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग आईवीएफ की तरफ, जो डॉक्टर्स हैं उनको आईवीएफ की सलाह देते हैं कि आईवीएफ में आप, आईवीएफ के लिए आप ट्राई करो, हो सकता है आईवीएफ से आपको पॉसिबल हो सके। तो अभी एज ऑफ मैरिज वो भी बढ़ गया है। पहले लोग जल्दी शादी हो जाया करती थी, तो जो कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स
एज के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो अगर एज ज़्यादा है तो आईवीएफ का भी जो इंट्रायूट्राइन जो हम इंसेमिनेशन या इम्प्लांटेशन करते हैं तो उसका भी रेट बहुत ही कम होने लगता है धीरे धीरे। तो एज फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है। अगर एज सही टाइम पर शादी और सही टाइम पर आप बच्चे हो गए तो इससे मतलब आप बच सकते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी से आप बच सकते हैं। तो आईवीएफ में ये करते हैं कि मदर का जो ओवम है और फादर का स्पर्म है, मेल पार्टनर का स्पर्म लेके हम बाहर की कन्या इम्प्लांटेशन करते हैं तो उसका भी रेट बहुत ही कम होने लगता है धीरे धीरे। तो एज फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है। अगर एज सही टाइम पर शादी और सही टाइम पर आप बच्चे हो गए तो इससे मतलब आप बच सकते हैं, मतलब इनफर्टिलिटी से आप बच सकते हैं। तो आईवीएफ में ये करते हैं कि मदर का जो ओवम है और फादर का स्पर्म है, मेल पार्टनर का स्पर्म लेके हम बाहर की कंडीशन में उसको ग्रो कराते हैं और फर्टिलाइज कराते हैं। फर्टिलाइज करके उसको 2-3-4 सेल तक उसको बड़ा करते हैं। उसमें एक ही नहीं रखते हैं, उसमें कई सारे एग लेते हैं और कई सारे एग को थोड़ा उसको 3-4 सेल स्टेज तक करके उसको फिर यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। वो भी यूट्रस क्या है, अगर जो पेशेंट है उसका यूट्रस सही है, मतलब उसको एक्सेप्ट कर सकता है तो फिर उसमें इम्प्लांट करते हैं, नहीं तो उसके लिए भी अलग तरीका है, सेरोगेसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब भी ये मतलब आजकल तो बहुत ही एडवांस होता जा रहा है धीरे धीरे, और ये तो एक मतलब मार्केट का वो भी बन गया है कि अब नहीं हो रहा है। और मेन तो है ही कि बहुत इनफर्टिलिटी के पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, मुझे लग रहा है 30-40% तो हो ही गए हैं। तो फिर इससे अच्छा ऑप्शन तो और कुछ नहीं मिलता अगर नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है तो फिर उसको इम्प्लांट करते हैं। फिर बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जो उसको ग्रो करने के लिए लगाए जाते हैं। इसमें बहुत बड़ी एक लंबा प्रोसीजर है, इसमें चलता है 2-3 महीने का प्रोसीजर होता है, वो पूरा उसमें वो कवर करते हैं। इसको अगर मेडिकल साइंस से हट के मैडम अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाएं तो आयुर्वेद में भी क्या ऐसे ही प्रयोगशालाएं होती हैं या लैब होते हैं जहाँ पे करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट एकदम डिफरेंट है? नहीं, आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट सेम ही है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो सेम ही है। अगर हम आयुर्वेद की तरीके से किसी भी नपुंसकता पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें पहले कॉज को ही पता करना है कि क्या कॉज है। सबसे पहले कॉज पकड़ना है कि किस कारण से ये जो है वो कंसीव नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। अगर नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहे हैं तो किस चीज़ को हम कहाँ से स्टार्ट करें ट्रीटमेंट, कौन से इसमें क्या है, आयुर्वेद में एक दोष की दृष्टि होती है, बहुत सारे दोष होते हैं उनकी दृष्टि होती है, उस दोष को हम वो नॉर्मल करते हैं तो फिर पेशेंट को कंसीव करने का चांस बढ़ जाता है। और इसमें आयुर्वेद जो तरीके जो मेडिसिन है वो अगर हम दे रहे हैं पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा वो कहीं नुकसान नहीं करती, पेशेंट को किसी भी तरह से उसको नुकसान नहीं होता। अगर वो प्रॉपर डोज में ले रहा है और सही चीज़ ले रहा है तो कहीं से नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम इधर एलोपैथ में जाएं तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत हार्मोनल दवाइयाँ, बहुत, तो कहीं से नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम इधर एलोपैथ में जाएं तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत हार्मोनल दवाइयाँ, बहुत हाई दवाइयाँ चलती हैं। मोस्टली पेशेंट के जो वेट हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट हैं और मैं आयुर्वेद से भी बहुत पेशेंट सही कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे इस पर बहुत भरोसा है अपने आयुर्वेद पर। मैडम अगर देखा जाए तो जो आपका जो स्त्री रोग विशेषज्ञ के माध्यम से देखा जाए तो आपकी जो कि ऑपरेशन की रेट है वो सक्सेस में कितने परसेंट है? नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑपरेशन आपने कर रही हैं तो ऑपरेशन जैसे आपने 10 ऑपरेशन किया या 15 ऑपरेशन किया, मैं अब हम ओवरऑल सभी ले लेते हैं क्योंकि बारी बारी से तो मुझे भी उतनी जानकारी नहीं है, ये तो बट नेचुरल है। अगर ओवरऑल ले लें कि अगर महीने में आपने 100 किया तो उसकी सक्सेस जो रेशियो है वो कितने परसेंट है कि आप कहती हैं कि अब ये 100% सही? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ कि सक्सेस ऑपरेशन इसलिए किया जाता है, वो रेशियो जो होती है सक्सेस की वो कितने परसेंट? देखिए ऑपरेशन तो किसी भी कंडीशन में ऑपरेशन कराना, जैसे बच्चेदानी निकलवाना, तो वो जब ज़रूरत होती है तभी ऑपरेशन, कोई भी डॉक्टर, मैं हूँ या कोई भी डॉक्टर हो, जब ज़रूरत होती है तभी करते हैं। बाकी जो डिलीवरी वाली चीज़ें हैं, जैसे नॉर्मल तरीके से अगर प्रसव नहीं हो पा रहा है तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम LHCS कहते हैं,
जिसको हम सिजेरियन कहते हैं, सिजेरियन सेक्शन से बच्चे को बाहर निकालना। तो इसमें तो हमेशा ही सक्सेस होता है, इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ कि फेल हो जाए। फेल होने का मतलब ये होता है कि अगर बहुत पेशेंट क्रिटिकल है, ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया, लेकिन पेशेंट में अगर कुछ ऐसी, जैसे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़े होते हैं, बहुत सारे पेशेंट बहुत दिन उधर ही रह जाते हैं, आ ही नहीं पाते, हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जैसे पेशेंट एआरएफ में चली जाती है, जो अगर ब्लड कम हो गया पेशेंट को, अगर पेशेंट कंसीव की हुई है, उसके पेट में बच्चा है, ब्लड नहीं है और वो कहीं इधर उधर डिलीवर कर जाती है, इन्फेक्शन की वजह से कुछ इन्फेक्शन भी कॉज करता है किडनी को ख़राब करने का काम, लीवर वाइटल ऑर्गन्स को ख़राब करने का काम, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट ख़राब होते हैं। नहीं तो नॉर्मल अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें पेशेंट ख़राब नहीं होते हैं। मैडम लास्ट 2 सवाल, बच्चेदानी की गांठ क्या है? क्योंकि बहुत लोग इसको कह सकते हैं, अगर हमारी भाषा में, अगर लेहमैन की भाषा में बोला जाए तो मैं कहूँगा कि ये बच्चेदानी की गांठ का मतलब कि एक तरीके से कैंसर का फर्स्ट स्टेज, या बहुत लोग उसको बोल देते हैं कि अल्सर टाइप का भी, तो ये क्या है? नहीं तो बच्चेदानी की गांठ को कैंसर का फर्स्ट स्टेज नहीं समझना है, ऐसा लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि बच्चेदानी की गांठ बहुत तरह की होती है। एक तो कैंसरस होती है, एक नॉन कैंसरस होती है। जैसे फाइब्रॉयड जो होता है वो बच्चेदानी के अंदर होता है और वो कैंसरस नहीं होता और कभी भी वो कैंसर में बदलता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कि उसकी वजह से ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होने लगती है कि मजबूरन में मरीज़ को अपनी बच्चेदानी को बाहर निकलवाना पड़ जाता है। तो बच्चेदानी की गांठ तो सिर्फ बच्चेदानी तक ही सीमित नहीं है, उसके आसपास की सभी चीज़ों को आप मान लीजिए बच्चेदानी ही है, और जहाँ भी गांठ होता है तो लोग, डॉक्टर ऐसे लेमैन पेशेंट को समझाने के लिए कि ये आपकी बच्चेदानी की गांठ है, लेकिन गांठ को हम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वो कैंसरस है ऐसा नहीं बोल सकते। तो उसमें कैंसरस भी अलग हैं और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कैंसरस, एक नॉन कैंसरस। तो कैंसरस में तो कैंसर के जो डॉक्टर हैं उसको ट्रीट करते हैं, नॉन कैंसरस में हम गायनोकोलॉजिस्ट का काम होता है उसको निकालना या फिर दवाइयों से सही करना। कभी कभी कुछ फॉलिकुलर सिस्ट होते हैं जिसको हम बताते हैं कि ये गांठ बन गई है आपके अंडेदानी में, तो अंडेदानी भी बच्चेदानी से के सटे ही होती है। तो भी कुछ फॉलिकुलर सिस्ट होते हैं जिसको हम बताते हैं कि ये गांठ बन गई है आपके अंडेदानी में, तो अंडेदानी भी बच्चेदानी से के सटे ही होती है। तो लोग कहते हैं बाहर जाकर के गांव में कि हमें बहुत बड़ा गांठ हो गया था बच्चेदानी का, तो ये नहीं कि वो कैंसरस, हमेशा कैंसरस नहीं होता, वो नॉन कैंसरस भी होता है, नॉर्मल भी होता है। लास्ट सवाल मैडम, क्योंकि आपका समय काफ़ी हो गया है, क्या मोनोपॉज के दौरान क्या हम आईवीएफ को यूज़ कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए पेशेंट को, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं कर मेनोपॉज। मान लीजिए मैडम, अगर मेनोपॉज हो गया है तो जैसे हमारे स्टार है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपनी तीसरी जो संतान की है वो इसी के माध्यम से, सैरोगेसी नहीं किया क्या? नहीं, तो अब ये तो नहीं हो सकते। और नहीं तो कुछ लोग तो सैरोगेसी में जाते हैं, तीसरा पुत्र है, हाँ उन्होंने इसी तरीके का सैरोगेसी कराया, तो उनका सैरोगेसी से। मोनोपॉज की फिर होने के बाद अगर मान लीजिए कि अगर पेरेंट्स चाहता है, मेनोपॉज की बात बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो सकता है, चाहे आप आईवीएफ से ही जाए या किसी भी चीज़ से जाएं, क्योंकि शरीर में उसको सपोर्ट करने के लिए क्षमता भी तो होनी चाहिए। आप कितने इंजेक्शन दोगे, इंजेक्शन ही हमेशा सपोर्ट थोड़ी ना करते हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे फास्ट न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्षेत्र और देश की जनता को कोविड और डेंगू को देखते हुए कोई आप संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर कहीं पानी रुका हुआ है या कूलर को आप रेगुलर अपनी सफाई करिए, अभी कूलर बंद करिए, और आसपास एरिया में अगर पानी जमा है तो उस पर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दीजिए जिससे कि जो लार्वा बन रहे हैं मॉस्किटो के वो मर जाएं। जैसे केरोसिन तेल हो गया, कोई भी तेल हो गया, अगर आप उस पानी वाले एरिया में छिड़क देंगे तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो जिसमें उनकी ब्रीडिंग, जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है वो रुक जाती है। तो अभी इधर फ्लड भी आया हुआ है बनारस में, तो अभी ये केसेस, डेंगू वाले केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, कहीं भी पानी रुका है तो उसको उठा के फेंकना है, गमले में पानी नहीं रुका रहने देना चाहिए कि गमले में भी मॉस्किटो ब्रीड करने लगते हैं। थैंक यू मैडम, फास्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग और अच्छे तरीके से दूसरी बार जब पार्ट 2 बनाएंगे तो कुछ और सब्जेक्ट पे भी हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।